नमस्कार, देव एडू यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 पढ़ रहे थे। इसके शुरुआती 4 चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम इस अगला चैप्टर राजस्थान में आधारभूत या बुनियादी संरचनाएं ढांचा के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर शुरू करने से पहले आपकी ओर से डिमांड थी कि EORO सिलेबस में इकोनॉमिक सर्वे का कितना रोल है। वैसे तो EORO सिलेबस है, उसमें डायरेक्टली आर्थिक समीक्षा के बारे में या इनके चैप्टरों के बारे में कुछ नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी इसका महत्वपूर्ण रोल है। वो कैसे है मैं बताता हूँ आपको। मैं आज सिलेबस देखा था तो शुरुआती छः चैप्टर है। वृहद परिदृश्य में राजस्थान, कृषि क्षेत्र, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, उद्योग क्षेत्र, आधारभूत संरचना जो आज पढ़ेंगे, और सेवा क्षेत्र। ये 6 चैप्टर है। तो ये तो अपन को वैसे पढ़ना ही होता है, इसका तो एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं से पूछ ही लेते हैं। दूसरा है कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र तो एक तो कृषि लिखा हुआ है सिलेबस में, एक वन लिखा हुआ है सिलेबस में, एक पशुधन लिखा हुआ है सिलेबस में, एक जल संसाधन लिखा हुआ है। ये सारे सब पॉइंट हम कृषि वाले चैप्टर में पढ़ लिए थे, तो इस कारण से ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है EORO के लिए। नेक्स्ट ग्रामीण विकास के बारे में इतना ज़्यादा नहीं दे रखा, तो एक बार इसको देखना है EORO के लिए। मुझे नहीं लग रहा है इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन पढ़ना अपने को पूरा इकोनॉमिक सर्वे। तो उद्योग तो सीधा सीधा लिखा हुआ है। ज्योग्राफी में देखना आप, आधारभूत संरचना नहीं लिखा हुआ चैप्टर में, लेकिन लिखा हुआ है वहाँ पे ऊर्जा संसाधन और परिवहन, ऐसा लिखा हुआ है। ज्योग्राफी वाला सेगमेंट देखना आप सिलेबस का। ऊर्जा संसाधन हम आज पढ़ेंगे, परिवहन के बारे में, सड़क और रेलवे के बारे में आज पढ़ेंगे। और सेवा क्षेत्र में पर्यटन के बारे में लिखा हुआ है। ये हिस्ट्री में, कल्चर में भी लिखा हुआ है, और ज्योग्राफी में भी लिखा हुआ है। कल्चर में तो लिखा है कि इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस कौन कौन से हैं, और ज्योग्राफी में लिखा है सर्किट्स, पर्यटन सर्किट्स के बारे में। तो ये हम इसलिए ये चैप्टर 6 के 6 इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तीसरा थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये है EORO का सिलेबस। पता चल गया होगा, क्वेश्चन पूछे जाएंगे इनसे, पता ही नहीं चलेगा, फिर बोलोगे कि आप ज्योग्राफी में था, पूछ लिया इकोनॉमिक सर्वे से, इसलिए देख लेना ढंग से। ठीक है, अब हम चैप्टर शुरू करते हैं। हाँ, चैप्टर का नाम है बुनियादी ढांचा। राज्य बुनियादी ढांचे पर जितना ज़्यादा मतलब कि विकास होता रहता है बुनियादी ढांचे का राज्य में, उतना ही आर्थिक रूप से वो राज्य सशक्त रहता है, यानी उसका आर्थिक रूप से विकास उतना ही ज़्यादा होता है। तो हम बुनियादी ढांचे में पढ़ेंगे कि राजस्थान सरकार बुनियादी ढांचे के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए क्या क्या कर रही है। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इसमें हम उपक्षेत्र मतलब इस चैप्टर में क्या क्या सब पॉइंट पढ़ेंगे या सब सेक्ट पढ़ेंगे, सब एरिया पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे इसमें ऊर्जा क्षेत्र, फिर हम देखेंगे परिवहन के बारे में, और फिर संचार क्षेत्र, संचार सेवाएँ, ये इसके उपक्षेत्र है। इनमें क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो ऊर्जा क्षेत्र में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, बायोगैस, इनको देखेंगे डिटेल से। परिवहन में सड़क और रेलवे मेनली 2 ही है, इनको ही देखेंगे। और तीसरा है संचार सेवाएं। संचार क्षेत्र में हम डाक और टेलीकम्युनिकेशन, दूर संचार को देखेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पहला उपक्षेत्र है ऊर्जा क्षेत्र। तो ऊर्जा है ना, हम एनर्जी हर जगह ऊर्जा हो रहा है, क्योंकि एनर्जी हर जगह यूज होती है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बिजली की जरूरत पड़ रही है मेरे को। कृषि क्षेत्र में देख लो, उद्योग क्षेत्र में देख लो, सेवा क्षेत्र में देख लो, या घरेलू घर में देख लो, हर जगह ऊर्जा का महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए ये अर्थव्यवस्था की रीढ़ है ऊर्जा। ठीक है, तो ऊर्जा क्षेत्र में हम क्या देखेंगे, ऊर्जा क्षेत्र के स्रोत कौन कौन से हैं। तो ऊर्जा क्षेत्र के स्रोत देखें तो स्रोत आपको सबको पता है, ऊर्जा क्षेत्र के सोर्स कौन से हैं। एक तो तापीय ऊर्जा है, तापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, बायोगैस, बायोमास, ये ऊर्जा है। इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे एक एक को ऊर्जा क्षेत्र में। तो डिटेल से पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इसमें थोड़े से फैक्ट है तो वो आपको याद ही करने पड़ेंगे
कि राजस्थान में कितनी ऊर्जा उत्पादित हो रही है, कितनी क्षमता है राजस्थान की, समझ रहे हो। तो मैं आपको एक एक बताता हूँ। तो सबसे पहले देखेंगे हम इसमें ऊर्जा उत्पादन कि राजस्थान में 2021-22 में 21-22 में कितना ऊर्जा का उत्पादन हुआ, कितनी एनर्जी बनी, तापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा से कितनी एनर्जी बनी पिछले एक साल में, मैं आपको वो बताता हूँ। तो राजस्थान में कुल अधिष्ठापित ऊर्जा, हिंदी में अजीब सा लग रहा है तो इसको आप याद करोगे इंस्टॉल्ड एनर्जी। तो राजस्थान में इंस्टॉल एनर्जी, और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी यानी संभावित ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। पहले इन टर्म्स को मैं समझा देता हूँ क्या होती है दोनों। इंस्टॉल एनर्जी क्या होती है, संभावित एनर्जी क्या होती है। इंस्टॉल्ड एनर्जी तो वो होती है कि राजस्थान में कितनी ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है अभी, ठीक है, और संभावित संभावना है कि इतनी ऊर्जा का उत्पादन हो सकता है, समझ रहे हो आप। ये तो अभी कितना उत्पादन हो रहा है और ये है उत्पादन इतना हो सकता है, मतलब इतनी क्षमता है राजस्थान में, ठीक। तो ये तो मैं बताने के लिए लिख दिया था। तो सबसे अब कितना उत्पादन हो रहा है तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं। हाँ, इकोनॉमिक सर्वे में सभी एनर्जी मेगावाट में दी हुई है, लेकिन मैं गीगावाट में लिखूंगा, वो ज़्यादा आसानी रहेगी। मैं ऐसे ही याद करता था, तो आप एक बार देखना, है ना। तो कुल इंस्टॉल एनर्जी है, ऐसे याद कर सकते हो, 2, 3, 4 और 4 दूनी 8, 23.8 गीगावाट राजस्थान में कुल। ये है डेटा है 21-22 का, यानी कि 30 नवंबर 2022 तक का डेटा है, ठीक है। 23.48 गीगावाट, ठीक है। इसको याद कर सकते हैं, 2, 3 फिर 4 2 8, 23.48, ठीक है। अब ये 23.48 कैसे उत्पादित हो रही है वो भी तो देखेंगे ना। इसमें किस किस का कितना रोल है, राज्य का कितना रोल है, केंद्र सरकार के द्वारा कितनी वितरण हो रही है, निजी कंपनियों के द्वारा कितना वितरण हो रहा है, तो वो मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूँ ऑलरेडी पहले से, वो देख लेना आप, ठीक है। पहला है राज्य सरकार की स्वयं की परियोजना है, उसमें कितना उत्पादन हो रहा है, उसमें हो रहा है, मैं गीगा में लिख रहा हूँ 9.45 गीगावाट। दूसरा है केंद्र सरकार की परियोजनाओं से राज्य को कितना आवंटन हो रहा है, 3.11 गीगावाट। तीसरा है निजी क्षेत्र या कोई सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा से 10.92 लगभग 11 के लगभग गीगावाट। इस प्रकार पूरा मिला के 23.48 गीगावाट राजस्थान में इंस्टॉल्ड एनर्जी है अभी, ठीक है। अब आप देखोगे इतने सारे फैक्ट हो गए, तो अपने को याद क्या करना है, अपने को ये तो एक याद ही होना चाहिए, ये तो अपने को कंटेस्ट याद होना चाहिए। मैं बता दें 2, 3, 4 4 2 8 ऐसे 23 हो जाएगा यार। लेकिन इसको याद करने की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है, वैसे पूछते नहीं इनको, इतना पूछते नहीं, डिटेल्स डीपली नहीं पूछते, लेकिन आप देखो तो इसको ऐसे याद कर सकते हो, 9 3 12, लेकिन 11 के लगभग एक कम, ऐसे 9 3 11 गीगावाट ऐसे याद कर सकते हो। अप्रोक्सीमेट डेटा याद कर लेना, ये 9.5 के लगभग है, ये 3 के लगभग है और ये 11 के लगभग है, मोटा मोटा देख लेना, इतना डीपली पूछते नहीं। लेकिन ये 23.48 गीगावाट तो आपको याद होना चाहिए। ये डेटा 30 नवंबर 2022 तक का है। तो पहला हो गया अपना ऊर्जा उत्पादन, ठीक है। दूसरा सब पॉइंट इसमें प्रसारण नेटवर्क, ट्रांसमिशन नेटवर्क। ये क्या होता है प्रसारण नेटवर्क हम सुनते नहीं कि हमारे खेत से 32 kV की लाइन जा रही है, 220 kV की लाइन जा रही है, आते हैं ना, खेतों से लाइन जा रही है, तो वो मान लो खंबे हैं, अरे लाइन जा रही है, मान लो 32 kV की लाइन है, 220 kV की लाइन है, तो ये ट्रांसमिशन लाइन, ये तार बिछे हुए हैं, तो इनका वो देखते हैं कितने किलोमीटर में फैला हुआ है, वो होता है प्रसारण नेटवर्क। तो राजस्थान में 43,604 किलोमीटर ट्रांसमिशन, मतलब कि ये केवी लाइनें बिछाई जा चुकी है अभी तक। ये डेटा पिछले साल यानी 2021-22 का है, ये भी 21-22 का है और ये भी 21-22 का ही है डेटा, है ना। पिछले साल का ही डेटा आता है इकोनॉमिक सर्वे में। तो 23,604, ये आपको याद ही करना है, 23,604, बार बार देखना, याद हो जाएगा। फिर है
कुल कितने गांव है जो विद्युतीकृत हो गए, जहाँ पे विद्युत पहुँच चुकी है, बिजली पहुँच चुकी है, तो वो है राजस्थान में 44,000 में से 35 गांव कम है। 44,000 होने में अभी 35 गांव कम है, 44,000 होने में 35 गांव कम है, मतलब 43,965 गाँव में विद्युत पहुंच चुकी है राजस्थान में। ठीक है, इस प्रकार हमने इसका बेसिक पढ़ा। ये फैक्ट आपको याद ही करने हैं। फैक्ट में देखिए तो इंस्टॉल एनर्जी 23.48 है, 2, 3, 4, 8, ये याद हो गया। ये है 9, 9.5 के लगभग, दूसरा 3 के लगभग, तीसरा है 11 के लगभग। फिर प्रसारण नेटवर्क है 43,604 किलोमीटर पे, और गांव हो गए 44,000 में 35 कम, 43,965 याद मत करना, भूल जाओगे, ऐसे याद कर लेना। 44,000 में भी 35 गांव कम है विद्युतीकृत होने में। ठीक है, आगे चलते हैं अपन ऊर्जा क्षेत्र ही देख रहे थे। अब ऊर्जा क्षेत्र में ऐसी कौन सी योजनाएं भी चला रही है ना गवर्नमेंट, जिनसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास एनर्जी, इनका उत्पादन हो रहा है। तो वो कौन कौन सी स्कीम्स है? तो सबसे पहली स्कीम है कुसुम योजना। सबसे पहली है कुसुम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कुसुम योजना। कुसुम योजना ठीक है, पहले तो मैं इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ आपको। किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। नाम तो खतरनाक है इसका, लेकिन एक बार देख लेना, मार्कर नहीं चल रहा। किसान ऊर्जा सुरक्षा, किसानों को ऊर्जा सुरक्षा करना है और उनका उत्थान करने के लिए एक महाअभियान है कुसुम योजना। इसके 3 कंपोनेंट है। पहले इसका लक्ष्य बता देता हूँ मैं आपको। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य क्या है, लक्ष्य बता देता हूँ। इसका 2022 तक 30.8 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य है। सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य है, लेकिन 2022 खत्म हो गया। ये लक्ष्य ऐसा कैसा रह गया, कारण रहा कोविड भी रहा। ठीक है, कारण पे अपने को नहीं जाना, अपने को लक्ष्य 2022 तक का था 30.8 गीगावाट। अब इसके 3 कंपोनेंट है, इसके 3 घटक है। इस योजना के 3 घटक है। इसके 3 कंपोनेंट है। ठीक है, 3 कंपोनेंट है। मैं आपको डिटेल से तीनों को बताता हूँ, एक एक करके देखना, समझ में आएगा, है ना। घटक ए, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी। ये 3 कंपोनेंट है इसके, लिख ही देता हूँ मैं। घटक बी, घटक सी। अब 3 ये क्या है, मैं आपको एक एक बताता हूँ। पहला घटक क्या है? घटक ए क्या है? अगर कोई भी इन तीनों का उद्देश्य एक ही है, किसानों को, नाम से पता, किसानों को ऊर्जा सुरक्षा देना, उत्थान करना, किसानों को लाभ होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले घटक ए। घटक ए में क्या है? घटक ए में है कि कोई भी हो, मैं भी हो सकता हूँ, कोई किसान भी हो सकता है, आप भी हो सकते हो, वो अपने खेत में 0.5 से 2 मेगावाट का 0.5 से 2 मेगावाट का पावर प्लांट लगाना चाहता है। पावर प्लांट लगाना चाहता है, और उससे जो एनर्जी या ऊर्जा उत्पादित होती है उसको वो ग्रिड को भी बेच सकता है। समझ रहे हो? मैं इससे बताता हूँ आपको, आप हो सकते हो, कोई भी हो सकता है। वो 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट का पावर प्लांट लगाना चाहता है खेत में। कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हो। इससे जो उत्पादित एनर्जी है ना, उत्पादित ऊर्जा, उसको वो ग्रिड को बेच भी सकता है। ग्रिड है ना अपना, उनको ग्रिड को बेच सकता है। अब वो बेच क्यों रहा है, ये भी तो पता होना चाहिए ना, क्यों बेच रहा है। इसमें क्या है कि ये ज़मीन है, मतलब कि इसमें पावर प्लांट लगा रहे हो ना आप, तो ये ज़मीन एक तो बंजर ज़मीन हो गई,
या अनुपजाऊ जमीन हो गई, अकृषि योग्य भूमि हो गई, मतलब जिसमें खेती नहीं हो रही, बंजर भूमि पड़ी है मेरे पास, मान लो 10 बीघा ज़मीन है, तो मैं प्लांट लगा सकता हूँ, सौर ऊर्जा प्लांट है ये लगा सकता हूँ, और इसको जो एनर्जी मिल रही है मैं घर में भी यूज कर सकता हूँ या इसको ग्रिड में बेच भी सकता हूँ। ये है घटक ए। समझ में आया होगा? बिल्कुल आसान है। बंजर भूमि है मेरे पास या कृषि गैर कृषि योग्य भूमि है, उसमें ये पावर प्लांट लगा के जो एनर्जी है उसको घर में यूज कर सकता हूँ या उसको ग्रिड में बेच सकता हूँ, जो पैसे भी कमा सकता हूँ मैं। ये तो इसका घटक ए हो गया। अब घटक बी क्या हो गया? मान लो मेरे पास, तो मैं बोलूँ कि यार मेरे पास ज़मीन है लेकिन वो बंजर नहीं है, उसमें खेती होती है, पानी भी है, मेरे पानी है, मतलब कि दूसरा घटक ये है कि मेरे खेत में मतलब कि पानी भी है और पानी भी है और क्या दूसरा क्या, मैं खेती भी करता हूँ, पानी भी है, खेती भी करता हूँ। एक सेकंड, लेकिन मेरे पास ग्रिड अवेलेबल नहीं है, ग्रिड नहीं है, आसपास में कोई ग्रिड नहीं है, मतलब मैं बिजली कहाँ से लूँ? क्योंकि मेरे पास पानी है, खेती भी करने के लिए ज़मीन भी है, ज़मीन में पानी है, खेती करने के लिए ज़मीन है, लेकिन मेरे पास लाइट नहीं है। तो गवर्नमेंट बोल रही है भाई तुम क्या करोगे? सोलर पंप लगाओगे। तुम्हारे लिए मैं सोलर पंप लगा देता हूँ। सोलर पंप में मतलब खेतों में देखते हो सोलर सेल लगे हुए होते हैं, फिर ट्यूबवेल बना देते हैं, उसको सोलर सेल से सोलर पंप को जोड़ देते हैं और वहाँ पे सौर ऊर्जा से पानी मतलब निकल के आता है ट्यूबवेल से। इस हिसाब से ये सेकंड घटक है। फर्स्ट का जस्ट थोड़ा सा उल्टा है। इसमें क्या अपने पास मेन तो दिक्कत थी पानी की, क्योंकि पानी होगा तभी तो खेती होगी, लेकिन इसमें बोल रहा आप खेती मत करो, लेकिन आप अपनी ज़मीन को वो किसको, बिजली को बेच सकते हो, जो उत्पादित बिजली है उसको बेच सकते हो। लेकिन दूसरे में कहा भाई मेरे पास पानी है, खेत भी है, लेकिन ग्रिड नहीं है, और मान लो ग्रिड भी है तो बिजली महंगी है, तो उसके विकल्प के तो सोलर पंप लगा लो आप, मतलब कि धूप सौर से आपको पानी आ जाएगा, आप खेती कर सकोगे। तो इस हिसाब से कंपोनेंट बी आया। अब इसमें भी सोलर पंप लगाने में सब्सिडी दी जाती है। अब मैं ये सब्सिडी कहाँ बताऊँ, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ये सब्सिडी कैसे मिलती है, हमारे खुद के लगाए थे ये, इसलिए मेरे को ज़्यादा पता है इस स्कीम का। इसमें केंद्र सरकार है ना, केंद्र सरकार 30% सब्सिडी देती है सोलर पंप लगाने में, और राज्य सरकार भी 30% सब्सिडी देती है। अब किसान समय है ना, इसमें 40% पैसे लगाता है। अब ये 40% में भी वो लोन ले सकता है 30% का, लेकिन 10% पैसे उसको खुद की जेब से ही लगाने पड़ेंगे। वैसे ये तो चुकाने पड़ेंगे, मतलब 40% खुद के और 30% राज्य सरकार और केंद्र सरकार की इसमें सब्सिडी देती है, अनुदान देती है। ठीक है, अब घटक सी ये क्या है? अब मैं ये दो हो गए। अब तीसरा ये है कि भाई मेरे पास ट्यूबवेल है पहले से, लेकिन वो बिजली से चल रही है। मेरे पास ट्यूबवेल है, कुआं है, ट्यूबवेल है, कुआं है, वो पहले से किससे चल रहा है? बिजली से चल रहा है, बिजली से चल रहा है या डीजल से चल रहा है, डीजल इंजन है उनसे चल रहा है, पानी आ रहा है, पानी भी है। तो मैं क्या करूं? तो इसमें ये बोल रहे आप ये करो कि आप इन बिजली और डीजल, जो डीजल पंप है उनको आप कन्वर्ट कर दो सोलर पंप में। ठीक है, मतलब ट्यूबवेल है उसमें सोलर पंप डाल दो, सोलर की मोटर डाल दो, और सौर आपको वैसा का वैसा कर देंगे। तो आपको ये अपग्रेड हो गया, एक प्रकार से अपग्रेड हो गया। ठीक है, पहले वो 100 वाट के लट्टू चलते थे, बल्ब चलते थे, आज 10 वाट के चल रहे हैं, तो अपग्रेड हो गया ना। तो वैसे डीजल से या बिजली से अपन सोलर पंप लगा देंगे या सोलर सेल लगा देंगे, सोलर सेल लगा के इसको बदल देंगे। तो ये कंपोनेंट सी हो गया। इसमें भी वही है सब्सिडी, घटक बी और सी के लिए सब्सिडी है। ठीक है, ये इस प्रकार कुसुम योजना में पढ़ लिए। अब कुसुम योजना में एक वो था, फैक्ट था कि राजस्थान का भालोजी गांव में कोटपुतली, जिला जयपुर पड़ता है, लेकिन अब आगे से कोटपुतली अलग से एक जिला हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान सरकार ने अभी 19 जिलों की घोषणा कर दी है। आपको पता ही होगा, कुल जिले 50 हो जाएंगे, इसलिए अब कोटपुतली अलग से जिला बन जाएगा। तो भालोजी कोटपुतली जिला आगे बढ़ने वाला है, अभी तो जयपुर में ही है। वहाँ पे सबसे पहले घटक ए के थ्रू सोलर सेल लगाया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
इस पर पहले कुसुम योजना पढ़ ली। अब नेक्स्ट योजना है सौर कृषि आजीविका योजना। सौर कृषि आजीविका योजना मतलब सौर से अब किसानों को क्या देंगे, आजीविका देंगे। ठीक है, उनको थोड़े पैसे वैसे दे दे। अब वो क्या है, यह योजना 30 सितंबर 2022 को आई। 30 सितंबर 2022 को आई। अब ये क्या है, ये योजना क्या है, इसमें क्या है कि किसान है, उनके पास क्या है, बंजर या अनुपयोगी जिसमें खेती नहीं होगी, अनुपयोगी भूमि है, बंजर या अनुपयोगी भूमि है, उसमें सौर ऊर्जा संयंत्र लगा सकते हैं। वो सौर ऊर्जा संयंत्र लगा सकते हैं। ठीक है, हमने कंपोनेंट पहला पढ़ा था कुसुम योजना में, उसमें भी यही हो रहा था, बंजर अनुपयोगी भूमि है, उसमें सौर ऊर्जा संयंत्र लगा सकते हैं। अब उसको बताना, लोगों को पता भी चले ना कैसे लगाना है, तो इसके लिए योजना है सौर कृषि आजीविका योजना। अब इसमें क्या है, एक मतलब कि जो किसान है ना, उनके पास ये जमीन है, उनके लिए एक पोर्टल बनाया गया। एक पोर्टल बनाया गया, वो पोर्टल है स्काई पोर्टल। SKY नहीं है, SKAY है, स्काई SKAY सौर कृषि आजीविका योजना पोर्टल। ये पोर्टल है, इस पे वो किसान है ना, लीज पे देने के लिए, बंजर भूमि अनुपयोगी भूमि को लीज पर देने के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, पंजीकरण कर सकते हैं। ठीक है, सौर कृषि आजीविका योजना, जिसके पास बंजर या अनुपयोगी भूमि है, जिसको वो खेती नहीं होती है, वो सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए स्काई पोर्टल है, SKAY है, ध्यान रखना, पोर्टल है, इस पर लीज के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें इतना ही पढ़ना है। ठीक है, इसकी डेट देख लेना, अभी 2022 में यही तो पूछे जाने की संभावना है थोड़ी बहुत। तीसरी है मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना। अब ये योजना क्या है, मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना है, इसमें किसानों को 1000 रुपये प्रति माह, 1000 रुपये प्रति माह बिजली बिलों पर अनुदान मिलेगा। अनुदान मतलब छूट मिलेगी। 2000 का बिल आया तो 1000 रुपये की उसमें छूट मिलेगी। ठीक है, और ये 12 महीने में 12,000 प्रति वर्ष हो गए ना, एक महीने के 1000 हो गए तो 12 महीने में 12,000 हो गए, ये मिलेंगे। अब ये किन किसानों के मिलेंगे, ये उन किसानों के मिले जिसके मीटर है, एक सेकंड, मीटर्ड कृषि कनेक्शन हो, सर्वे में ओनली मीटर्ड लिखा है, अभी मतलब हम PDF दे रहे हैं, उसमें अपडेट कर लेना, उसमें फ्लैट रेट वाले भी है, फ्लैट रेट वाले कनेक्शन भी है, फ्लैट रेट कनेक्शन, उनको फ़ायदा मिलेगा। अब ये क्या है, हमारे खेत में ट्यूबवेल है, उसमें एक खेत में है, वहाँ पे फ्लैट रेट वाले हैं, उसमें 2400 रुपये हमारे जमा होते हैं महीने के महीने, या 2 महीने से एक, पता नहीं मेरे को 2400 रुपये जमा होते हैं। फिक्स रेट है, मतलब आप कितना ही पानी यूज करो, कितनी बिजली यूज करो, उसमें फिक्स रुपये लगते हैं, 2400 या 2800 कितने हैं एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है। तो वो तो आगे फ्लैट रेट वाले कनेक्शन। एक मीटर्ड वाले कनेक्शन है, मीटर्ड वाले में ये है कि आप जितनी बिजली यूज करोगे उतने ही पैसे आएंगे आपके। 1000 की कर रहे हो तो 1000 रुपये आएंगे, 3000 कर रहे हो तो 3000 आएंगे। तो ये दोनों प्रकार के किसान को 1000 रुपये हो जाएंगे। लेकिन जो किसान इनकम टैक्स दे रहा है, आयकर दे रहा है, या गवर्नमेंट सर्वेंट है, गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, तो उनको ये फायदा नहीं मिलेगा। यह योजना है। अब हम नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, जिसको अक्षय ऊर्जा भी कहा जाता है। यह गैर पारंपरिक स्रोतों से हमें प्राप्त होती है, जैसे सूर्य हो गया, वायु हो गई आदि, इनसे अपन को प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम सौर ऊर्जा। सबसे पहले पढ़ेंगे सौर ऊर्जा। ठीक है, अब राजस्थान में सौर ऊर्जा की संभावना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। क्योंकि राजस्थान में संभावना ज़्यादा क्यों है? क्योंकि राजस्थान में वर्ष में 325 दिन से अधिक अपन को सौर ताप मिलता है, सूर्य का ताप मिलता है एक वर्ष में 325 दिन से अधिक। और दूसरा कारण क्या है? राजस्थान में प्रतिदिन प्रति वर्ग मीटर, मतलब प्रतिदिन प्रति वर्ग मीटर 6 से 7 किलोमीटर की घंटे की रफ्तार से अपने को
सूर्य का ताप मिलता है, दूसरा कारण। तीसरा सबको पता है राजस्थान में वर्षा कम होती है, इस कारण से राजस्थान में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए संभावना अधिक होने के कारण ये है। इस कारण ही निवेशक भी राजस्थान में इसमें इन्वेस्टमेंट करने में मतलब कि इच्छा जता रहे, मतलब निवेश ज़्यादा कर रहे हैं, ये है। ठीक है, अब राजस्थान में सौर ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो राजस्थान में इसकी संभावित क्षमता कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है कि इतनी सौर ऊर्जा के संयंत्र स्थापित किए जा सकते हैं। तो ये है 142 गीगावाट संभावित क्षमता, मतलब कि इतने संयंत्र स्थापित किए जा सकते हैं इन फ्यूचर। लेकिन वर्तमान में 13.5 गीगावाट के संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। इंस्टॉल्ड एनर्जी बोलते हैं जिसको, 13.5 गीगावाट है राजस्थान में सौर ऊर्जा की। ठीक है, अब ये 13.5 गीगावाट के संयंत्र कहाँ पर स्थापित हुए हैं वो भी आपको बता दूं। सौर पार्क राजस्थान में कहाँ पर है, तो सबसे बड़ा सोलर पार्क राजस्थान में बड़ला जोधपुर में जगह है, वहाँ पे है 2245 मेगावाट का यहाँ पे सोलर पार्क है। दूसरे नंबर का है फतेहगढ़, ये 1500 मेगावाट का है। तीसरा है पुगल, ये 1450 मेगावाट का है। और चौथा है नोक जैसलमेर में, ये है 925 मेगावाट का। ये चार इस क्रम में आप याद कर सकते हो ऐसे। ठीक है, इसका ये भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, लेकिन 2245 पूछ सकते हैं सबसे ज़्यादा बड़ला में। ठीक है, ये है सौर पार्क। इसमें कौन कौन सी कंपनियां इन्वेस्ट कर रही है इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, ये मोटा मोटा ये पढ़ना अपने को। ठीक है, अब सौर ऊर्जा में हम 2 स्कीम और एक नीति देखेंगे। तो सबसे पहली स्कीम है रूफटॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट स्कीम। नाम से पता चल रहा है ये भारत सरकार की स्कीम है। भारत सरकार के नवीकरणीय मंत्रालय है उसके द्वारा अगर घरेलू रूफटॉप सोलर पार्क लगाया, सोलर सेल लगा रहे हैं, उनको 30% अनुदान दिया जाएगा, मतलब 30% सब्सिडी दी जाएगी। इतने ही इसमें और कुछ नहीं है। घरेलू रूफटॉप के लिए स्कीम है, 30% अनुदान दिया जाएगा। भारत सरकार के नवीकरणीय मंत्रालय की स्कीम है। दूसरी है रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस कंपनी है, उसकी है सोलर रूफटॉप योजना। इस योजना में क्या है कि जो राज्य सरकारी भवन है ना, उन पे एक सेकंड, जो राजकीय भवन है ना, उस पे सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं इस योजना के थ्रू। ये दूसरी योजना है, दोनों इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार मैं बता देता हूँ आपको, एक बार देखना। तीसरी अपने पास राजस्थान की सौर ऊर्जा नीति। यह नीति 18 दिसंबर 2019 से लागू है। और इसका लक्ष्य क्या है? सौर ऊर्जा नीति राजस्थान की 18 दिसंबर 2019 से लागू है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आरएस मेंस में भी पूछी गई थी, इस बार हमने दिया था, उसमें पूछी थी। ये नीति इसके प्रावधान पूछे थे, इसका लक्ष्य पूछा था और इसमें इसका उद्देश्य पूछा था। 10 नंबर का क्वेश्चन था शायद। तो इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है 2024-25 तक, 2024-25 तक 30 गीगावाट या 30,000 मेगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करना इसका लक्ष्य था इस नीति का। तो ये लिखना था। और दूसरे इसमें प्रावधान क्या है? प्रावधान मतलब कि ये कैसे कैसे प्राप्त करेंगे 30 गीगावाट। तो इसमें सबसे पहले सोलर पार्क लगाए जाएंगे। सोलर पार्क से प्राप्त करेंगे 24 गीगावाट या 24,000 गीगावाट। ठीक है। दूसरा डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन, जनरेशन इससे है 4 गीगावाट। 24 से 4 28 हो गए। फिर है रूफटॉप सोलर, रूफटॉप लगाए, रूफटॉप सोलर या सोलर रूफटॉप लगाए जाएंगे। उसके है 1 गीगावाट, 1000 मेगावाट।
और चौथा है सोलर पंप, सोलर पंप लगाएंगे उसका है 1 गीगावाट। इस प्रकार 30 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया इस नीति में। ठीक है, 18 दिसंबर 2019 को आई थी। 2024-25 तक 30 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। इसमें 4 लक्ष्य थे, सोलर पार्क से या सौर ऊर्जा संयंत्र से 24 गीगावाट, डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन से 4 गीगावाट और सोलर रूफटॉप से 1 गीगावाट और लास्ट में सोलर पंप से 1 गीगावाट। ठीक है, ये सौर ऊर्जा खत्म हुई। नेक्स्ट पढ़ेंगे पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। तो पवन ऊर्जा में राजस्थान में संभावना कितनी है, यानी पोटेंशियल एनर्जी 127 गीगावाट है और इंस्टॉल एनर्जी अभी तक 4.444, याद कर सकते हैं 4.44 गीगावाट अभी स्थापित हो चुकी है और इसकी संभावना है स्थापित होने की। समझ गए, इंस्टॉल्ड एनर्जी है 4.4, ये पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है 4.44 और उसमें थी 13.53 थी कुछ सौर ऊर्जा में गीगावाट इंस्टॉल्ड। तो ये दोनों याद कर लेना आप। और अभी राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति भी आई थी, सौर ऊर्जा नीति थी ना, उसके साथ ही 18 दिसंबर 2019 में, अभी क्या पहले आई थी। तो ये भी पूछ सकते हैं, ये पूछा ही जाता है 18 दिसंबर वाला, है ना। सौर और पवन ऊर्जा दोनों देख लेना। और पवन ऊर्जा के संयंत्र क्या पे हैं, ये क्वेश्चन हमेशा 1-2 एग्जाम में देखा है, मैंने भी देखा है। इसमें क्या है कि मैचिंग करवाते हैं, मिलान करवाते हैं। इसमें संयंत्र कहाँ कहाँ लगे हैं, 4 तो जैसलमेर में लगे हैं, जैसलमेर में 4 है, जैसलमेर में 4 है। उसमें है अमरसागर, सौदाबंदन, बड़ा बाग, आकल, ये 4 है। इसमें अमरसागर पहला है जो सन 2000 में स्थापित किया गया था, ये पहला संयंत्र है। दूसरा सौदाबंदन है, फिर बड़ा बाग है, फिर आकल है। बड़ा बाग पहला निजी संयंत्र है। बड़ा बाग में फलोदी को पता ही है, जोधपुर में अभी जिला नहीं बना, अभी तक तो जोधपुर में, तो जोधपुर। और चौथा देवगढ़, 5वां प्रतापगढ़, नहीं 4 ये, 5वां फलोदी, 6ठा देवगढ़ प्रतापगढ़ में, ये इसके संयंत्र है। ठीक है, इसमें इतना ही पढ़ना है। संभावित ऊर्जा कितनी 127 संयंत्र लगा चुके हैं 4.44 444। नीति आई थी पवन नीति, पवन ऊर्जा नीति 18 दिसंबर 2019 को आई थी। और इसके संयंत्र 4 जैसलमेर में, अमरसागर, सौदाबंदन, बड़ा बाग और आकल, एक जोधपुर में, फलोदी में और एक देवगढ़ प्रतापगढ़ में है। इस प्रकार पवन ऊर्जा नीति, पवन ऊर्जा खत्म हुई। तीसरी है बायोमास ऊर्जा, तीसरी है बायोमास ऊर्जा। अब बायोमास ऊर्जा ये किससे बनती है, सरसों की तूड़ी, सरसों की तूड़ी और विलायती बबूल, विलायती बबूल। ये भी हमारे आरएस में मेंस में 2 नंबर में पूछ लिया था। क्या ही क्वेश्चन पूछा था कि बायोमास ऊर्जा किससे बनती है, तो लिखना था सरसों की तूड़ी और विलायती बबूल। मैं लिख के आया था, सरसों की तूड़ी तो लिख दिया था, लेकिन इसकी जगह लिख के आया था मैं गन्ने से बनती है। ठीक है, अब पता नहीं सही करेगा या गलत देगा, उसका मेरे को पता नहीं। और इसकी और बायोमास की मतलब कि कितने संयंत्र, 120 मेगावाट के संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। कितने संयंत्र है, 13 संयंत्र, 120 मेगावाट के 13 संयंत्र राजस्थान में स्थापित किए जा चुके हैं बायोमास के। ठीक है, बायोमास किससे बनती है, सरसों की तूड़ी और विलायती बबूल। और 120 मेगावाट के 13 संयंत्र इसके स्थापित किए जा चुके हैं। ये इंस्टॉल्ड एनर्जी है, ध्यान रखना। ठीक है, इस प्रकार अपना ऊर्जा वाला सेक्टर कंप्लीट हुआ। ठीक है।